अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। अभी तक हम लोग एक तो एग्जांपल लिए थे कि एक डिटर्मिनेंट है 3x3, उस डिटर्मिनेंट को किस तरह से हम लोग एक्सपैंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और डिटर्मिनेंट का वैल्यू लाते हैं, वो हम लोग देख लिए। अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते वक्त हम लोग अभी कंसीडर क्या किए थे कि कोई भी एक तो रिस्पेक्टिव पोजीशन हम लोग कंसीडर करेंगे, उस पोजीशन का एलिमेंट को छोड़ के, मतलब उस पोजीशन का एलिमेंट का रिस्पेक्टिव रो एंड कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे, और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा, जैसे यहां पर अगर ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा EFHI, इसको बोलते हैं माइनर। किसका? ए का। तो अगर मैं कोई भी पोजीशन कंसीडर कर रहा हूं, जैसे ए कंसीडर किया, तो इसका माइनर क्या होगा? उसका रो एंड कॉलम को भूल जाइए, और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो आपका हो गया माइनर ऑफ ए। अगर मेरे को यहां पर माइनर ऑफ ई निकालना रहा, माइनर ऑफ ई, तो ई का रो एंड कॉलम को भूल जाइए, ये गया ACGI बनेगा। मैं ई के लिए कंसीडर कर रहा हूं, इसका रो इसका कॉलम भूल गया, ठीक है, ACGI। अगर मैं बोला कि मेरे को माइनर ऑफ जी चाहिए, तो मेरा आएगा BCEF। क्लियर? इतना दूर तक। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर अगर मैं निकालना चाहता हूं, जैसे ए का कोफैक्टर निकाला, तो उसका रिस्पेक्टिव पोजीशन का साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोफैक्टर मिल गया। जैसे एग्जांपल, अगर मैं ए का कोफैक्टर लिया, मेरे को पता है कि पहला पोजीशन जो यहां का है वो पॉजिटिव होता है, तो मैं सिर्फ माइनर को उसका साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, कोफैक्टर बन गया। अगर मेरे को कोफैक्टर ऑफ ई चाहिए, तो ई मेरा फिर से पॉजिटिव आता है, तो उसका रिस्पेक्टिव पोजीशन का माइनर से उसका साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया मेरा कोफैक्टर। अगर मैं कोफैक्टर ऑफ एच निकालना चाहूं, तो पहले मैं उसका माइनर निकालूंगा। एच का माइनर क्या होगा? ADCF, और उसका रिस्पेक्टिव पोजीशन का साइन नेगेटिव, कोफैक्टर बन गया। माइनर कंसीडर करते वक्त साइन मत कंसीडर करना, कोफैक्टर कंसीडर करते वक्त साइन कंसीडर कर लेना। यही एक बेसिक डिफरेंस है। माइनर एच का नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एच का पोजीशन का कोफैक्टर का साइन नेगेटिव, कोफैक्टर पता चल गया। तो अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो बेसिकली जब भी मैं साइन कंसीडर करने बोल रहा था, उसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर ही कंसीडर करने बोला था। तो अगर तुम्हारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स मिला, जैसे ये वाला, तो मैं इसको एक्सप्रेस अगर करना चाहूं सॉल्व करते वक्त, मैं इसको अगर बोलना चाहूं कि मैं एक 3x3 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करता हूं, सॉरी डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करता हूं, तो मैं इसको सॉल्व करते वक्त उसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूं और उसका कोफैक्टर को कंसीडर कर रहा हूं। ये ना कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस पोजीशन का साइन कंसीडर कर रहा हूं। तो मैं एलिमेंट को कंसीडर किया, देन कोफैक्टर को कंसीडर किया, फिर मैं बी को कंसीडर किया, फिर उसका कोफैक्टर को कंसीडर किया। उसी तरह से मैं सी को कंसीडर किया, फिर कोफैक्टर को कंसीडर किया सी का। जनरली हम लोग जब भी किसी का भी कोफैक्टर निकालते हैं, उसका कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्मॉल ए है तो कैपिटल ए, अगर स्मॉल ई है तो कैपिटल ई, स्मॉल एच है तो कैपिटल एच। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोफैक्टर को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट स्मॉल लेटर से, कोफैक्टर कैपिटल लेटर से। अगर मेरे को ये वाला लाइन को लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा?
कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, क्योंकि कोफैक्टर ऑफ ए लिखा, कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी एंड कैपिटल सी इंटू कैपिटल स्मॉल सी। कोफैक्टर ऑफ सी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट होगा और स्मॉल सी वो एलिमेंट है। दूसरा चीज, हम लोग जब भी इसको सॉल्व किए थे, जैसे a इंटू कोफैक्टर ऑफ ए, अभी थोड़ा देर पहले सॉल्व करके दिखाया था, इससे मेरे को क्या मिल रहा था, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो कभी भी कोई भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हो तो कोई भी एलिमेंट को कंसीडर करो, उसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, और सॉल्व करते वक्त कोई एक पर्टिकुलर रो या कोई एक पर्टिकुलर कॉलम कंसीडर करना, कोई एक पर्टिकुलर रो का एलिमेंट्स इन एज वेल एज देयर कोफैक्टर्स, उस तरह से हम लोग लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। एलिमेंट लिया कोई भी एक तो पर्टिकुलर रो का, उसी रो का कोफैक्टर के साथ वो एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। क्लियर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, एलिमेंट को कंसीडर करो, उसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अब सपोज एक और प्रॉपर्टी है, मान लो किसी भी पर्टिकुलर रो का एलिमेंट को किसी दूसरा रो का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। सपोज टेक एन एग्जांपल, मैं यहां एलिमेंट पकड़ा ए, लेकिन मैं कोफैक्टर पकड़ा कैपिटल डी। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से b इंटू कैपिटल ई प्लस सी इंटू कैपिटल एफ, मतलब आप एक रो का एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं और सेकेंड रो का कोफैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं। अगर इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 आएगा। किसी भी रो का एलिमेंट को कंसीडर करो और दूसरा रो का कोफैक्टर ले लो, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। जैसे ये पॉसिबिलिटी थर्ड रो के साथ भी है, मैं एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं फर्स्ट रो का, कोफैक्टर कंसीडर कर रहा हूं थर्ड रो का, a इंटू कैपिटल जी, b इंटू कैपिटल h, c इंटू कैपिटल I, तो भी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 आएगा। कोई भी रो का एलिमेंट किसी दूसरा रो का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0, उसी कॉलम में उसका कोफैक्टर होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका वैल्यू ही 0 आएगा। कॉलम वाइज भी हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम का आप एलिमेंट किसी दूसरा कॉलम का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0, मींस वैल्यू ऑफ दैट रिजल्ट विल बी 0 ऑफ द सेम रो।